आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग, जिसका मतलब होता है लेखांकन। तो ये लेखांकन क्या होता है? जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उन वित्तीय लेन देनों का समुचित व क्रमबद्ध लिखित हिसाब रखना लेखांकन कहलाता है। समुचित और क्रमबद्ध लिखित हिसाब रखना क्या कहलाता है? लेखांकन। ठीक है, क्रम रूप से मतलब फर्स्ट पहले ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ, दूसरा क्या सौदा हुआ, तीसरा क्या सौदा हुआ, ऐसे। ठीक है, समुचित मतलब पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर कॉपी में ऐसा, इसको लेखांकन कहते हैं। अर्थात वित्तीय व्यवहारों या सौदों का विवरण रखना, इसमें आता है RCSA, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समरी, एनालाइज। मतलब विवरण रखना, वर्गीकरण करना, संक्षेपण समराइज करना और परिणामों की व्याख्या करना, यही क्या कहलाता है? लेखांकन। क्या क्या है? RCSA, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समरी, एनालाइज, ये क्या कहलाता है? लेखांकन। फिर बात करते हैं हम सामाजिक लेखांकन की, कि सामाजिक लेखांकन क्या कहते हैं। व्यवसाय को समाज के द्वारा ही व्यापार करने के लिए साधन जैसे कि पूंजी, कच्चा माल, मानवीय श्रम और उपलब्ध होते हैं। वह व्यवसाय के द्वारा समाज को पर्यावरणीय क्षति पहुंचाई जाती है। समाज के इस त्याग के बदले में व्यवसाय ने अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक निभाया है, किस सीमा तक निभाया है, इसके संबंध में प्रबंधकों द्वारा दी गई रिपोर्ट, जिसमें व्यवसाय द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किए गए योगदान का भी उल्लेख होता है, सामाजिक लेखांकन कहलाती है। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, व्यवसाय को क्या होता है? समाज क्या देता है? पूंजी देता है, कच्चा माल देता है, मानवीय श्रम देता है। और व्यवसाय उसके बदले में क्या करता है? व्यवसाय समाज को पर्यावरणीय क्षति भी पहुंचाता है। समाज के इस त्याग के बदले में, जो त्याग समाज ने किया, उस त्याग के बदले में व्यवसाय ने अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक निभाया है, उस रिपोर्ट जो होती है, ये रिपोर्ट दी जाती है प्रबंधकों द्वारा। और इसमें यह भी होता है कि व्यवसाय ने कितने सामाजिक कार्य किए हैं, इसका उल्लेख भी होता है। इसे सामाजिक लेखांकन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत किए गए कल्याणकारी कार्यों का समाज पर प्रभाव भी विश्लेषित किया जाता है। इसको गैर वित्तीय लेखांकन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो उद्देश्य क्या है। सामाजिक कार्य हेतु वित्तीय लेन देनों का समुचित व क्रमबद्ध रिकॉर्ड रख लेते हैं, है ना। व्यवसाय द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ जाती है, कि व्यवसाय ने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए, उसमें पारदर्शिता बढ़ जाती है। इससे सामाजिक कार्य हेतु उत्तरदायी संस्था की जवाबदेहिता बढ़ती है। सामाजिक कार्य हेतु कौन सी संस्था उत्तरदायी है, उसकी जवाबदेहिता भी बढ़ जाती है। व्यवसाय को आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों में सामंजस्य के लिए सहायक है। व्यवसाय के जो आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य हैं उसके लिए भी सहायक है। इसके अंतर्गत व्यवसाय द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का भी समाज पर प्रभाव देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि समाज ने कौन कौन से कल्याणकारी कार्य किए हैं, वो भी देखा जाता है। सामाजिक लेखांकन सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक लेखांकन नहीं करोगे अंकेक्षण कैसे करोगे। तो सामाजिक लेखांकन सामाजिक अंकेक्षण के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, चले आगे। अब देखते हैं आगे और सामाजिक लेखांकन की सीमाएं। अब ये सीमाएं क्या क्या है भाई? सामाजिक लेखांकन की सीमाएं क्या क्या है? तो वर्तमान में क्या है कि सामान्यतः व्यवसाय लाभार्जन को प्राथमिकता देते हैं। जो व्यवसाय होते हैं लाभार्जन को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक दायित्व के प्रावधान अधिकतर व्यवसाय हेतु अनिवार्य नहीं है। कि जो सामाजिक दायित्व है, व्यवसाय का कुछ ना कुछ दायित्व है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति। जरूरी नहीं है कि वो सबके सब निभाएं, सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसे निभाएं, कोई ज़रूरी तो नहीं है। अधिकतर गतिविधियों का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। चलो गतिविधियां कर भी दी, लेकिन उसका वास्तविक लाभ फिर भी नहीं मिल पाता, है ना। ये कुछ सीमाएं हैं। फिर देखो, फिर होता है उत्तरदायित्व लेखांकन। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यवसाय या संगठन की क्रियाओं को उत्तरदायित्व केंद्रों में बांटा जाता है। कई सारे उत्तरदायित्व केंद्र बना दिए जाते हैं। हर उत्तरदायित्व केंद्र का प्रधान होता है। वो प्रधान अपने केंद्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक संगठन है, उसमें 4 शाखाएं बना दी हमने। एक है एडमिशन शाखा, एक है मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग शाखा जो लेके आएगी एडमिशन्स, एक है एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या करेगा, सब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा ऑफिस का। एक किचन का वो डिपार्टमेंट दे दिया कि आपको हॉस्पिटैलिटी करनी है, सामान चीज़ें लानी है सारी कुछ। एक को हमने कुछ और दे दिया,
है ना। इस प्रकार से अब सबको चारों को अपनी जिम्मेदारी दे दी, वो चारों लोग अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, कि उत्तरदायी होता है। उत्तरदायित्व केंद्र क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आय केंद्र, व्यय केंद्र, व्यय केंद्र को लागत केंद्र भी कहते हैं और आय केंद्र को आगम केंद्र भी कहते हैं। लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र या निवेश केंद्र। आय केंद्र, व्यय केंद्र, निवेश केंद्र और लाभ केंद्र। आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, निवेश कितना हुआ, ये सारे। ठीक है, आगम केंद्र देखते हैं। आगम केंद्र क्या है? यह केंद्र संगठन में आय उत्पन्न करने के स्रोत या उससे संबंधित होता है। इसके प्रबंधक का प्रमुख कार्य विक्रय को बढ़ाना है, क्योंकि विक्रय को बढ़ाएंगे तभी आय बढ़ेगी, तो ये मुख्य कार्य है। इसका उदाहरण है विपणन विभाग। विपणन विभाग क्या होता है? संगठन का आगम केंद्र होता है। फिर बताते हैं व्यय केंद्र क्या होता है। इसका मुख्य कार्य व्यय से संबंधित है। इसके प्रबंधक का मुख्य कार्य लागत को नियंत्रित व युक्तियुक्त बनाना है, मतलब क्या करना है, व्यय को कम से कम करना है। फिर होता है लाभ केंद्र। लाभ केंद्र क्या करता है? यह केंद्र संगठन में लाभ उत्पन्न करता है। इसके प्रबंधक का प्रमुख कार्य लाभ बढ़ाना है। क्या करता है? लाभ बढ़ाना है। निवेश या विनियोग केंद्र, यह केंद्र संगठन में निवेश संबंधित है। इसके प्रबंधक का उद्देश्य निवेशित पूंजी के प्रतिफल की जांच करना है, कि जो हमने पूंजी निवेश की है उससे कितना रिजल्ट आया है, कितना प्रतिफल हमको मिला है, उसकी जांच ये करता है। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। आय केंद्र, व्यय केंद्र, लाभ केंद्र, निवेश केंद्र, 4 है। आगम केंद्र, व्यय केंद्र, आगम केंद्र, लागत केंद्र, लाभ केंद्र, निवेश या विनियोग केंद्र, ऐसा। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर देखो, उत्तरदायित्व लेखांकन के उद्देश्य लाभ क्या है? इससे संगठन के कमजोर क्षेत्रों की पहचान हो जाती है। संगठन के लाभार्जन व कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। प्रबंधकीय निर्णयों में समन्वय व सुगमता को बढ़ाते हैं। समन्वय कैसे बढ़ाते हैं? कि 4 लोगों को अलग अलग काम दिया था, है ना, फिर 4 लोग आपस में करेंगे, यार अपना जो टोटल टारगेट है वो पूरा हुआ कि नहीं, अपन कैसे काम कर सकते हैं, बॉस भी पूछता रहेगा, तो समन्वय होगा उसमें। संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से निष्पादन होता है इसमें। बेहतर नियोजन के लिए, नियोजन यानी प्लानिंग, आगे की जो प्लानिंग बनेंगे उसके लिए तो ज़रूरी है उत्तरदायित्व। भाई 4 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी, तभी तो फिर आप फ्यूचर की भी योजना बना पाओगे कि भाई ये काम कर रहे हैं, अपन ये योजना बना लेते हैं, अपने पास 4 बंदे हैं, ये उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, ऐसा। ठीक है, दोष क्या क्या है, कमियाँ क्या क्या, वो देखते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया भी है। अब 4 लोग रखने पड़ेंगे पहले तो आपको, खर्चीली प्रक्रिया है। छोटे संगठन के लिए उपयोगी नहीं है। हर संगठन की एक अलग कार्य प्रकृति होती है, जिस कारण उत्तरदायित्व केंद्रों की संख्या निर्धारण करना मुश्किल है ना। सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, इसलिए उत्तरदायित्व केंद्र को निर्धारण करना आसान नहीं है। ठीक है, फिर कुछ आधारभूत शब्दावली वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है पूंजी। पूंजी क्या होती है? वह धनराशि जो व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने या व्यवसाय के विस्तार करने के लिए लगाई जाती है, स्वाम पूंजी कहलाती है। और इससे माल व संपत्तियां खरीदी जाती है ना। वह राशि जो व्यवसाय या व्यवसाय के स्वामियों द्वारा लगाई जाती है, या तो व्यवसाय को आरंभ करने के लिए या व्यवसाय का विस्तार करने के लिए। फिर आती है संपत्तियां। संपत्तियां क्या है? प्राय कैश, बैंक शेष, देनदार जिनको उधार दिया हुआ है ना, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, भूमि, ये सब क्या कहलाते हैं? संपत्तियां। ये व्यवसाय को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन्हें संपत्तियां कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संपत्तियां। फिर होती है चालू संपत्ति। वे संपत्तियां जो विक्रय के लिए रखी जाती है, जिन्हें 1 वर्ष के भीतर नकद में बदला जा सकता है, ये कहलाती है चालू संपत्तियां। जैसे स्टॉक हो गया, बैंक शेष हो गया, है ना। अब तीव्र संपत्ति एक चीज़ है। तीव्र संपत्ति क्या है? चालू संपत्ति माइनस स्टॉक। चालू संपत्ति में से स्टॉक घटा देंगे तो तीव्र संपत्ति आ जाएगी। फिर आती है स्थायी संपत्तियां। वे संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में लंबे समय के लिए उपयोग रखा जाता है, ये पुनः बिक्री के लिए नहीं होती। जैसे कोई मशीनरी है, फर्नीचर है, तो मशीनरी अपन बेचने के लिए तो लाते नहीं है ना, इसलिए। फिर होता है दायित्व। ऐसी राशि जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्ति व संस्था को चुकाई जानी है, वो दायित्व कहलाती है। अब होता है चालू दायित्व, जिनका भुगतान प्राय 1 साल में करना होता है, वो चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे बकाया खर्च, किराया, सैलरी, लेनदार। फिर आते हैं दीर्घकालिक दायित्व, जिनका भुगतान प्राय लंबी अवधि में करना होता है। जैसे ऋण पत्र हैं, पूंजी है, दीर्घकालिक ऋण है, पूर्वाधिकार अंश है ना। कोई लोन ले लिया 20 साल के लिए, तो बाद में देना है। और कोई ऋण पत्र, डिबेंचर्स ले लिए, है ना। डिबेंचर्स अपन ने दे रखे हैं लोगों को,
अब जो लोग वापस डिबेंचर्स देंगे अपने को तब अपने को चुकाने पैसे, तो वो तो पता नहीं कब देंगे, बहुत लेट होता है। फिर होता है चालू अनुपात। चालू अनुपात क्या होता है? चालू संपत्तियाँ बटे हुए चालू दायित्व, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, है ना। इसका अनुपात होता है 2:1। फिर होता है तीव्र अनुपात। ये होता है क्विक एसेट अपॉन चालू दायित्व, है ना। क्विक एसेट अपॉन चालू दायित्व, इसका अनुपात होता है 1:1। फिर होता है बैलेंस शीट। ये क्या होती है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विवरण जिसे निश्चित समय बिंदु पर बनाया जाता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विवरण कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसे चल रही है वो देखने के लिए इसे निश्चित बिंदु पर बनाया जाता है। एक पक्ष में दायित्व लिखा जाता है और दूसरे पक्ष में संपत्तियां लिखी जाती है। दोनों का योग हमेशा बराबर आता है। तो एक तरफ अपने क्या लिख दी, लायबिलिटी, फिर अमाउंट लिख दिया, फिर एसेट लिख दिया, फिर अमाउंट लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस शीट। फिर आता है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण क्या होता है? व्यवसाय के परिणाम व वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु से बनाया जाता है ना। परिणाम जब निकालना हो, वित्तीय स्थिति की जानकारी, उसके लिए बनाया जाता है। लेखांकन के अंतिम चरण में इन्हें बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? लेखांकन के अंतिम चरण में। इसके बाद लेखांकन पूरा हो जाता है। इन्हें अंतिम खाते भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतिम खाते। उद्देश्य क्या है? व्यवसाय के परिणाम व वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लाभानी खाता और बैलेंस खाता, बैलेंस शीट। जो अपन ने बैलेंस शीट पढ़ी थी ना, वो भी एक प्रकार का क्या, वित्तीय विवरण है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा सभी को। आगे की चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।